नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं। लेसन नंबर 4 जो है विश्व जनसंख्या संरचना। संपूर्ण विश्व में जनसंख्या जो है उसका किस प्रकार का प्रारूप है, उसकी संरचना किस प्रकार की है। तो विश्व के संदर्भ में हम जनसंख्या की संरचना का अध्ययन करेंगे। बहुत ही कॉमन प्रकार का लेसन है ये, जिसमें एक लाइन दो लाइन या यूं कहें 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस इसमें कॉमन प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे भी 2020 में लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है, तो इस प्रकार के जैसे साक्षरता दर से क्या तात्पर्य है, आयु संरचना किसे कहते हैं, है ना, कार्यशील जनसंख्या क्या होती है, आश्रित जनसंख्या क्या होती है। तो इसमें कॉमन प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। छोटा सा लेसन है, ज़्यादा बड़ा लेसन भी नहीं है। इसका पीडीएफ मैंने 2 रोज़ पहले डाल दिया था, तो आप इसका काम भी थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे। जनसंख्या संरचना से क्या तात्पर्य है ना। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जो है वो कहते किसे हैं। जनसंख्या संरचना के द्वारा जनसंख्या की अविशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, विशेषताओं का अध्ययन नहीं, अविशेषताओं का अध्ययन। विशेषताएं तो हमें दिखाई देंगी ना, अविशेषताएं दिखाई नहीं देती हैं, है ना। तो उन इस प्रकार की जो अविशेषताएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अर्थात मानव के आर्थिक क्रियाकलाप व आर्थिक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों तथा जनसंख्या से जुड़ी होती हैं। मानव अपने संपूर्ण जीवन काल में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है ना, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है मानव की, वो प्राकृतिक संसाधनों के साथ में संबंधित होती हैं, अंतर संबंधित होती हैं। जनसंख्या संरचना के माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष का प्रादेशिक विकास व नियोजन का निर्धारण किया जाता है। मतलब हम जनसंख्या संरचना जो है उसका अध्ययन क्यों करते हैं, क्योंकि हम किसी भी क्षेत्र विशेष का अगर मान लीजिए विकास करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्षेत्र विशेष या उस क्षेत्र या प्रदेश का जो विकास करना चाहते हैं तो हम इस प्रकार का अध्ययन करेंगे, तभी तो हम उस क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। और एक जो सुनियोजित जो प्लानिंग है, नियोजन जो हम कर रहे हैं, उसका भी हम अच्छे से निर्वहन कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक विद्वान है क्लार्क महोदय, जिसका पूरा नाम है CI क्लार्क महोदय। CI क्लार्क महोदय के अनुसार जनसंख्या संरचना किसे कहते हैं, तो क्लार्क महोदय ने देखिए क्या बताया है, बहुत ही सुनियोजित तरीके से इन्होंने अपनी परिभाषा को रखा है। जनसंख्या संरचना जनसंख्या के उन पक्षों को निरूपित करता है। निरूपित का मतलब होता है प्रदर्शित करना या निरूपित करना या व्याख्या करना, है ना। निरूपित का मतलब होता है प्रदर्शित करना, जैसे निरूपक भिन्न होता है ना, वैसे ही प्रदर्शित करना। उन पक्षों को निरूपित करता है जिसकी माप की जा सके, मतलब जिसकी हम माप कर सकते हैं, मेजरमेंट जिसका हम कर सकते हैं, जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उनकी व्याख्या इस जनसंख्या संरचना के माध्यम से की जाती है। जैसे आयु संरचना में कौन कौन से आयु वर्ग हैं, है ना। लिंग अनुपात में कौन सा उत्साहित वर्ग है, कौन सा निरुत्साहित वर्ग है ना। तो उन सब की व्याख्या हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। जनसंख्या संरचना किसी प्रदेश या देश के आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक दशाओं का योग होती है। जनसंख्या संरचना जो होती है, कोई भी प्रदेश मान लीजिए, अब कोई भी प्रदेश जो है उसके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिदृश्य होते हैं, उन सब का योग ही क्या है, जनसंख्या संरचना है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है जनसंख्या संरचना के घटक। जनसंख्या संरचना के जो घटक हैं मुख्यतः, जिनको हम इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो जनसंख्या संरचना के अगर आपसे कॉमन सा क्वेश्चन किया जाए कि जनसंख्या संरचना के घटक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जनसंख्या संरचना के 5 घटक हैं। आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर हो गया,
लिंगानुपात सेक्स रेशियो हो गया, जिसको हमने राजस्थान के संदर्भ में भी अच्छे से अध्ययन कर लिया था, है ना। लिंगानुपात किसे कहते हैं, जिसमें स्त्री और पुरुषों की संख्या के मध्य में जो अनुपात होता है वो ही लिंगानुपात होता है, हमने इसकी बात कर ली थी, है ना। एक जनसंख्या संगठन जो है इसका अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे, और एक साक्षरता जो है लिटरेसी, उसकी हम बात करने वाले हैं, है ना। और एक है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना वही बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने जो आपका लेसन नंबर 7, 8 और 9 इनमें हमने विभिन्न प्रकार के विश्व स्तर पर जो व्यवसाय होते हैं उनको लेकर के हमने बात की है। तो यहाँ पे क्या है, जो कि व्यवसाय है उनका एक छोटा सा वर्गीकरण दिया हुआ है। प्राथमिक व्यवसाय है, द्वितीयक व्यवसाय है, तृतीयक व्यवसाय है, चतुर्थक व्यवसाय है, और आपका अंतिम जो है पंचम व्यवसाय। तो उन व्यवसायों की यहाँ पे एक डायग्राम है छोटा सा, और ज़्यादा इसमें है नहीं, बहुत ही शॉर्ट यहाँ पे उसका मैटर दिया हुआ है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो आयु संरचना के जो घटक हैं, मुख्यतः जो कंपोनेंट माने गए हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो आयु संरचना है, लिंगानुपात है, जनसंख्या संगठन है, साक्षरता है और व्यावसायिक संरचना है। इन पांचों को आप अच्छे से इसी प्रकार से आप ध्यान कर लेंगे, इनका नाम ही ध्यान करना है अगर संरचना के घटक पूछते हैं तो, है ना। अब देखिए एक एक को लेकर के हम बात करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे आयु संरचना की। आज का जो हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसमें सिर्फ आयु संरचना की हम बात करेंगे। आयु संरचना से क्या तात्पर्य है, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम में कि आयु संरचना किसे कहते हैं। आयु संरचना के अंतर्गत विभिन्न आयु के लोगों को, बस इतना सा आप ध्यान रखें कि विभिन्न आयु के जो लोग होते हैं उनको ही हम आयु संरचना कहते हैं। विभिन्न आयु के जो लोगों का जो समूह होता है उसे हम आयु संरचना कहते हैं। अब विभिन्न आयु के लोग मतलब जैसे बच्चे होते हैं, है ना, बच्चे होते हैं, प्रौढ़ अवस्था वाले, जो युवा अवस्था वाले जो लोग होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, है ना, और बुजुर्ग जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो विभिन्न आयु में 3 ही तो स्ट्रक्चर बन गए ना। युवा वर्ग बन गया, प्रौढ़ जिसको हम वयस्क या युवक कहते हैं, है ना, वयस्क वर्ग हो गया, और तीसरा जो है वृद्ध अवस्था का जो वर्ग है वो हो गया। तो 3 स्ट्रक्चर इसमें बनते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप इसी रूप में ध्यान कर लेंगे। विभिन्न आयु के लोगों को शामिल किया जाता है, अर्थात शारीरिक व आर्थिक दृष्टिकोण से, एक तो शारीरिक रूप से, एक आर्थिक दृष्टिकोण से। आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर आयु संरचना को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। 2 आधार लिए हमने, एक तो शारीरिक रूप से। अब शारीरिक रूप से हम जानते हैं कि एक वृद्ध आदमी पास में बैठा है और एक बच्चा पास में बैठा है। तो वृद्ध आदमी की शारीरिक क्षमता अलग प्रकार की होगी, और जो आपका जो बच्चा बैठा हुआ है उसकी शारीरिक क्षमता अलग प्रकार की होगी, है ना। उनकी मानसिक स्तर की भी जो मेंटलिटी होगी वो भी अलग प्रकार की होगी। और आर्थिक रूप से एक बच्चा कोई आर्थिक काम कर नहीं सकता, जबकि एक जो बुजुर्ग होता है वो भी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाता है। युवा जो प्रौढ़ जिसको हम कह रहे हैं, वयस्क जो वर्ग है ना, वो आर्थिक रूप से संपन्न हो सकता है ना। तो इस प्रकार से शारीरिक और आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर जो आयु संरचना है उसको हमने 3 भागों में यहाँ पे बांट दिया है। अब देखिए ये आपका ये मोटा मोटा ये डायग्राम जो बनाया हुआ है हमने यहाँ पे वर्गीकरण के तौर पर ये जो बनाया है, इस टेबल को आप इसी प्रकार से ध्यान कर लेंगे। ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जिनका विवरण हम आगे भी पढ़ेंगे। तो आयु वर्ग कौन कौन से हो गए। अब देखिए यहाँ पे हमने हर आयु वर्ग के 2 भाग बांटे हैं। युवा वर्ग है, युवा वर्ग को हम बाल वर्ग के रूप में भी डिफाइन करते हैं। प्रौढ़ वर्ग है, प्रौढ़ वर्ग को हम वयस्क जो वर्ग है उसके रूप में डिफाइन करते हैं। वृद्ध वर्ग जो है उसको हम सभ्य वर्ग भी कहते हैं। वृद्ध जो वर्ग है उसको हम सभ्य वर्ग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो 3 हो गए। अब इनके तीनों के 3 कौन से, युवा वर्ग ध्यान कर सकते हैं, प्रौढ़ वर्ग ध्यान कर सकते हैं, वृद्ध वर्ग ध्यान कर सकते हैं। बाल वर्ग इनको वयस्क वर्ग और सभ्य वर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि हम आयु जो स्ट्रक्चर है, आयु संरचना जो बिंदु है उसको हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, अभी हम विश्व के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसी रूप में आपको दोनों ओब्लिक लगा हुआ है। तो ये 3 के जो अन्य 3 नाम हैं वो भी आप ध्यान कर लेंगे। अब देखिए इसमें आयु जो है, अब युवा वर्ग में कितनी आयु के लोगों को शामिल किया जाता है, 0 से 14 वर्ष, मतलब 0 से 14 वर्ष। शिशु अवस्था से हम मान सकते हैं कि जो 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे वो युवा वर्ग में शामिल होंगे।
जो आश्रित होते हैं, किस किस के लिए आश्रित होते हैं? हम जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं, बाल वर्ग जो होता है, वो इस शिक्षा के लिए भी अन्य लोगों पर आश्रित होते हैं, माता पिता के ऊपर आश्रित होते हैं ना, तो शिक्षा के लिए भी आश्रित होते हैं। और स्वास्थ्य के लिए जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो माता पिता ही उनको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो युवा वर्ग पूरी तरह से आश्रित वर्ग मतलब आश्रित वर्ग कहलाता है। युवा वर्ग को हम आश्रित वर्ग कह सकते हैं। और साथ में ही एक आपका जो वृद्ध वर्ग है वो भी क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आश्रित है, क्योंकि वो शिक्षा तो उन्होंने पहले ही प्राप्त कर ली ना, तो वो स्वास्थ्य के लिए आश्रित होता है। कौन? वृद्ध वर्ग। और इन युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग दोनों ही वर्ग जो हैं किसके ऊपर आश्रित होते हैं? प्रौढ़ वर्ग के ऊपर आश्रित होते हैं। ये भी आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे। वयस्क वर्ग के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि बुजुर्ग जो होते हैं और जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग और बच्चे दोनों जो होते हैं वो किसके ऊपर आश्रित होते हैं? प्रौढ़ वर्ग के ऊपर आश्रित होते हैं, वयस्क वर्ग के ऊपर आश्रित होते हैं। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि विश्व में सर्वाधिक जो युवा जनसंख्या है, युवा जनसंख्या जिसमें कार्य करने की क्षमता अपार होती है ना, जो सबसे ज़्यादा संघर्षशील होते हैं। एक बुजुर्ग काम नहीं कर सकता, एक बच्चा काम नहीं कर सकता, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कौन करेगा? मतलब युवा आदमी करेगा, है ना। जो जवान होगा वही तो करेगा ना। तो सबसे ज़्यादा जो युवा जनसंख्या है वो पूरे विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या है। मतलब एनर्जेटिक जो पॉपुलेशन जो है वो भारत में है, ठीक है ना, वर्तमान समय में। अब प्रौढ़ जो वयस्क वर्ग है, जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ग माना जाता है, वो है 15 से 64 वर्ष। 15 से 64 वर्ष तक की उम्र के जो लोग होंगे वो इस प्रौढ़ वर्ग के अंतर्गत आएंगे, जिनको हम कार्यशील कहते हैं और क्रियाशील कहते हैं। ये हमेशा काम करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। और जिस देश में कार्यशील या क्रियाशील जो जनसंख्या है वो कम होगी, उस देश का आर्थिक रूप से विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि काम करने वाले लोग कौन होंगे? अभी आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले चीन ने एक जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए एक नियम लगा दिया कि हम दो हमारे एक, है ना। तो इस प्रकार से काफ़ी लंबे समय के बाद में उसके दुष्परिणाम दिखाई देने लगे। किस रूप में? कि चीन में युवा जनसंख्या धीरे धीरे घटने लगी, तो वापस चीन की सरकार ने उस नियम को मतलब समाप्त कर दिया, है ना। तो युवा जनसंख्या घट गई वहाँ पे। अब युवा ही सबसे ज़्यादा काम करते हैं, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। अब वर्ग, ये सभ्य जो वर्ग है उसकी हम बात कर रहे हैं। वर्ग की उम्र का जो है वो कितना रखा गया है? 65 वर्ष प्लस। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखेंगे, 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे वो युवा वर्ग में आएंगे। तो 15 से 64 तक के जो हैं वो प्रौढ़ वर्ग में आएंगे। और 65 प्लस का मतलब क्या हुआ? 65 और 65 से अधिक उम्र के जो व्यक्ति होंगे वो वृद्ध वर्ग में आएंगे, ठीक है ना। तो ये स्वास्थ्य के लिए आश्रित रहते हैं कौन से वर्ग के ऊपर? प्रौढ़ वर्ग के ऊपर, है ना। युवा वर्ग तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आश्रित रहता है प्रौढ़ वर्ग के ऊपर। वृद्ध वर्ग जो है वो सिर्फ स्वास्थ्य, और हो सकता है कि इसमें हम एक भोजन और जोड़ सकते हैं। स्वास्थ्य, भोजन भी वो खुद थोड़ी बना सकता है, नहीं बना सकता ना। तो भोजन के लिए भी ना ही वो इकोनॉमिक रूप से वो मतलब बुढ़ापे में कोई आदमी काम थोड़ी करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो स्वास्थ्य और भोजन दोनों के लिए ही वृद्ध वर्ग किसके ऊपर आश्रित रहता है? प्रौढ़ वर्ग के ऊपर। कहने का मतलब ये हुआ कि युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग दोनों ही वर्ग जो हैं वो प्रौढ़ वर्ग के ऊपर निर्भर रहते हैं। अब देखिए, हम वैश्विक आंकड़े देख लेते हैं आयु संरचना के। यहाँ पे जितने भी आंकड़े होंगे वो 2004 के अकॉर्डिंग होंगे। 2004 के वैश्विक जनसंख्या संबंधित आंकड़ों के अनुसार विश्व में 6.8%, ये ध्यान करेंगे आप, 6.8% जनसंख्या वृद्ध वर्ग के अंतर्गत आती है। वृद्ध वर्ग के अंतर्गत कितनी आती है? 6.8% जनसंख्या संपूर्ण विश्व में वर्तमान समय में। 2004 के अकॉर्डिंग आंकड़े हैं ये। इस जनसंख्या का, कौन सी जनसंख्या का? वृद्ध वर्ग की बात हो रही है। इस जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत क्रमश यूरोप में, सबसे ज़्यादा जो है वृद्ध वर्ग अगर महाद्वीपों के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यूरोप महाद्वीप में है। कितनी है? 14.6% युवा मतलब वृद्ध जनसंख्या। सबसे ज़्यादा जो वृद्ध लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो यूरोप महाद्वीप में है 14.6%। उत्तरी अमेरिका में उसके बाद में 12.5%। एशिया में सबसे कम बुजुर्ग जो लोग हैं वो एशिया में है 5.8%। तभी तो हम बात कर रहे हैं युवा कहाँ है? एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा युवा वर्ग है 5.8% एशिया में, तथा अफ्रीका में 3.2% रहा है ना। अफ्रीका में युवा उससे भी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वृद्ध वर्ग जो है अफ्रीका महाद्वीप में सबसे कम है, 3.2% ही है।
राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक वर्ग जो है, अब राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक जो वर्ग लोग हैं की जनसंख्या का जो प्रतिशत है, सबसे ज़्यादा जो है वो जापान में है 18.27%। सबसे ज़्यादा बुजुर्ग जो हैं वो जापान में है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, देशों के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो यहाँ पे 18.27% जापान में है। उसके बाद में जर्मनी में 17.17% है, फ्रांस में 16.21% है और ब्रिटेन में 15.9% है। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से आप ध्यान करेंगे। ये देखिए फैक्ट्स के रूप में है, तो फैक्ट्स को आपको इसी रूप में ध्यान करना पड़ेगा। उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देशों में, अफ्रीका महाद्वीप के जो अधिकांश देश हैं उनमें वर्ग का जनसंख्या प्रतिशत 2 से 3% ही है, 2 से 3% ही है। अफ्रीका महाद्वीप में वर्ग की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो बहुत ही कम है। जैसे इथोपिया और सोमालिया, इथोपिया और सोमालिया ये एक ही देश है, सोमालिया है ना, ये 2 देश हो गए ना। इथोपिया अलग है, सोमालिया अलग है। सोमालिया का आधा भाग इधर लिखा हुआ है ना, तो ये सोमालिया है। ठीक है ना, तो ऐसे देश हैं जिनमें 2 से 3% तक जो है वर्ग पाया जाता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिए गए हैं। महाद्वीपों के अनुसार युवा वर्ग की जनसंख्या का आकलन, अब जो महाद्वीप हैं उनके अनुसार युवा जनसंख्या की जो आकलन है उसकी हम बात कर रहे हैं। वर्तमान समय में विश्व की लगभग 35.2%, पहले हमने वर्ग की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, युवा वर्ग की। वर्ग तो कितना था, 8.2% था। अब युवा वर्ग जो है संपूर्ण विश्व में 35.2% है, जिसमें क्रमशः सर्वाधिक जनसंख्या अफ्रीका में, सर्वाधिक जनसंख्या भाई बुजुर्ग सबसे ज़्यादा कहाँ है, बुजुर्ग सबसे कम कहाँ है, अफ्रीका में है। तो जाहिर सी बात है कि जब बुजुर्ग कम है तो युवा कहाँ पे होगी। ओवरऑल देखते हैं तो युवा जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगी, अफ्रीका में। कितनी है, 44.71%। युवा कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि सबसे युवा महाद्वीप कौन सा हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, है ना। और सबसे कम बुजुर्ग महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। एशिया 33.6%, उत्तरी अमेरिका 22.51%, दक्षिणी अमेरिका जो है वो 4 से ये 15% है शायद, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पे जो दक्षिणी अमेरिका का जो है युवा वर्ग का प्रतिशत वो है 41.5%। इसको आप किस रूप में लिख लेंगे, 41.5%। ये कितना है, 41.5% है, ये इस रूप में है ना। 41.5% को ठीक कर लेना आप, ठीक है। तथा यूरोप में 17.5% युवा वर्ग की जनसंख्या जो है रखते हैं या है। राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, पहले हमने वर्ग की बात की, अब हम राष्ट्रीय स्तर की जो बात कर रहे हैं किसकी, युवा वर्ग की। महाद्वीपों के अनुसार हमने देखा, अब राष्ट्रीय स्तर पर देशों के अकॉर्डिंग जो है युवा वर्ग का जो क्या प्रतिशत है उसकी हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक युवा वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः जापान में 14.3% है, जर्मनी में 15.2% है, ब्रिटेन में 17.7% है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में 11.6% है युवा वर्ग। जापान में सर्वाधिक है युवा वर्ग। वर्तमान की स्थिति देखते हैं तो संपूर्ण विश्व में भारत का टॉप पर नंबर आता है युवा वर्ग में। ये 2004 के आंकड़े हैं, आप इसको भी ध्यान करेंगे, ठीक है ना। सर्वाधिक वर्ग कहाँ है, अगर 2004 के आंकड़ों की बात करते हैं तो सर्वाधिक वर्ग भी जापान में है, और जो युवा जनसंख्या है उसकी अगर हम देशों के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो सर्वाधिक युवा वर्ग भी 2004 के आंकड़ों के अनुसार जापान में है। तो जापान में सबसे ज़्यादा वर्ग भी है और जापान में ही सबसे ज़्यादा युवा भी हैं, ठीक है ना, 2004 के आंकड़ों के अनुसार। संयुक्त राज्य अमेरिका में 11.6% ये हो गया ना, ब्रिटेन में 17.7% है, जर्मनी में 15.2% है। सामान्यतः अविकसित व विकासशील देशों में युवा जनसंख्या तथा विकसित देशों में, अब देखिए हम बात क्या कर रहे हैं, सामान्यतः देखिए स्थितियाँ कैसे बदलती हैं। अविकसित जो देश हैं और विकासशील जो देश हैं
उन देशों में युवा जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, जबकि जो विकसित देश हैं उन विकसित देशों में वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होता है। विकसित देशों में वृद्ध जनसंख्या अधिक है, जबकि अविकसित तथा विकासशील जैसे भारत जैसे देश हैं उनमें युवा जनसंख्या अधिक है। अर्थात जिन देशों में असंतुलित आयु संरचना पाई जाती है, असंतुलित जो आयु संरचना है, हम असंतुलित आयु संरचना किसे कह रहे हैं, जिसमें युवा जनसंख्या कम हो और वृद्ध जनसंख्या ज़्यादा हो, या हो सकता है कि वृद्ध जनसंख्या कम हो या युवा जनसंख्या ज़्यादा हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, तो उसे हम संतुलित आयु संरचना कहेंगे। लेकिन जब इस प्रकार से युवा बहुत ही कम हो, वृद्ध ज़्यादा हो, या वृद्ध कम हो, युवा ज़्यादा हो, तो इस प्रकार से असंतुलित आयु संरचना जिन देशों में पाई जाती है उन देशों पर प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव पड़ता है। उन देशों पर जो आर्थिक प्रभाव प्रतिकूल पड़ता है। इसके विपरीत जिन देशों में युवा वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होता है, अब इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं, जिन देशों में वृद्ध जनसंख्या प्रतिशत अधिक होगा तो वहाँ पे तो प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे। लेकिन जिन देशों में युवा वर्ग की जनसंख्या अधिक है, वृद्ध वर्ग की अपेक्षा युवा वर्ग की जनसंख्या अधिक है, तो उन देशों में आर्थिक विकास उन्नतिशील या उन्नतशील अवस्था में होता है। आर्थिक विकास अधिक होगा क्योंकि युवा जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। अब देखिए ये व्हील डायग्राम दिया हुआ है, जो यहाँ पे व्हील डायग्राम है ये, तो आप आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें देख करके बना सकते हैं। ये व्हील डायग्राम है, ये व्हील डायग्राम है। जबकि आपकी जो थ्योरेटिकल जो हम बात कर रहे हैं उसमें 3 प्रकार के वर्ग हमने, आयु वर्ग कितने माने, 3 माने ना। आपका बाल वर्ग है ना, प्रौढ़ वर्ग है और वृद्ध वर्ग है, 3 हमने पढ़े। लेकिन यहाँ पे डायग्राम में अलग अलग कैटेगरी में, ज़्यादा कैटेगरी के रूप में, ज़्यादा जो आयु वर्ग हैं उनके रूप में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये वर्तारेख है, व्हील डायग्राम है, नीचे लिखा हुआ है विश्व का आयु संरचना 2015 के आंकड़े हैं इसमें, ठीक है ना, 2015 के आंकड़े हैं। अब इसमें देखिए क्या है कि जैसे 0 से 14 वर्ष, 0 से, ये किसको दिखा रहा है यहाँ वाला, 0 से 14 वर्ष। अब 0 से 14 वर्ष का जो आयु वर्ग है उसमें 25.44% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में 15 से जो 24 आयु वर्ग है, 15 से 24 वर्ष का जो आयु वर्ग है उसमें 16.16% जनसंख्या है। उसके बाद में यहाँ पे 25 से 54 उम्र तक के जो आयु वर्ग है, 25 से 54 वर्ष का जो आयु वर्ग है उसमें 41.12% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में 55 से जो 64 है, ये वाला, ये छोटा सा इधर, ये 55 से 64 जो है उसमें 8.60%, 8.60 मतलब 8.60% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में 65 प्लस, यहाँ पे ये वाला जो वर्ग है, ये वाला, ये 65 प्लस है, उसमें 8.68% जनसंख्या निवास करती है। 65 या 65 से अधिक जो आयु वर्ग हैं, तो मतलब कितने आयु वर्ग हो गए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो एक तो ये हो गया, एक हो गया, और ये आपका दूसरा हो गया, उसके बाद में ये तीसरा हो गया, उसके बाद में ये चौथा हो गया, उसके बाद में ये 5वां हो गया। मतलब 5 आयु वर्ग दिए हुए हैं यहाँ पे तो, है ना। जबकि हम बात कितने आयु वर्गों की कर रहे हैं, 3 आयु वर्गों की। तो आप यहाँ पे इस डायग्राम को अगर नहीं भी बनाना चाहें तो भी आपका मतलब ये सही माना जाएगा। इसको बनाना चाहिए ये बना सकते हो, और इसको नहीं बनाना चाहिए तो आप सिंपल सा बस इतना सा किया। अब इसमें 3 आप बांट देंगे, है ना, 3 आप बांट देंगे, जो भी जितना उनका एंगल बनता है उसके अकॉर्डिंग आप 3 बांट देंगे। एक में हो जाएगा आपका बाल वर्ग हो जाएगा, एक में आपका प्रौढ़ वर्ग हो जाएगा, एक में आपका वृद्ध वर्ग हो जाएगा, और उनका प्रतिशत दिया हुआ है ही, जो हम जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। जिसकी बात युवा वर्ग कितना है, युवा वर्ग देखिए 35.2% है ना, युवा वर्ग 35.2% है। उसके बाद में प्रौढ़ वर्ग जो है ये सबसे ज़्यादा 58% है। उसके बाद में आपका जो वृद्ध वर्ग है वो 6.8% है। तो इनको दिखाते हुए आप वर्तारेख दूसरा भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब इनकी हम बात करते हैं। विश्व स्तर पर आयु संरचना को मुख्य रूप से निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया है या किया जाता है, ठीक है ना। एक तो युवा आयु वर्ग, जिनको हम ऊपर मॉडल के रूप में ऊपर देख चुके हैं चार्ट के रूप में। युवा
वर्ग जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 35.2%, जो ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, 35.2% युवा वर्ग है, जो 0 से 14 वर्ष की आयु से संबंधित है। विकसित देशों में इस वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत 18.30% है तथा विकासशील देशों में 32.2% है। जिन देशों में ये जो अब हम पढ़ रहे हैं इसको आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे। युवा वर्ग में कौन सी जनसंख्या आती है? 0 से 14 वर्ष की आयु वाले जो लोग हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, और ये कितना प्रतिशत है? 35.2% है ना। जिन देशों में उच्च जन्म दर की स्थिति पाई जाती है उन देशों का युवा वर्ग प्रतिशत अधिक होता है। जन्म दर उच्च होगा तो हम जानते हैं कि युवा वर्ग भी का प्रतिशत जो होगा वो भी उच्च होगा। प्रौढ़ आयु वर्ग की बात कर रहे हैं, वयस्क जो है प्रौढ़ आयु वर्ग। मानव शास्त्रियों के अनुसार इस वर्ग को सर्वाधिक समतावान व दक्षता युक्त माना जाता है। हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब क्रियाशील, जिसको हम कह रहे हैं सक्रिय जनसंख्या के रूप में जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा काम करने की क्षमता किस में होती है? प्रौढ़ वर्ग में होती है, वयस्क वर्ग में होती है। इसलिए मानव शास्त्रियों ने इस वर्ग को सबसे ज़्यादा समतावान और दक्षता युक्त माना है। सबसे ज़्यादा टेक्निकल तरीके से मान लीजिए, है ना, शारीरिक रूप से मान लीजिए, मानसिक रूप से मान लीजिए, अगर उन्नत अवस्था में होता है तो प्रौढ़ वर्ग ही होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक बच्चे में इतने मानसिक स्तर इतना उच्च नहीं होता है जो वो किसी काम को दक्षता के साथ में पूर्ण कर ले। और हम जानते हैं कि एक वर्ग आदमी जो होता है उसका भी जो माइंड सेटअप होता है वो उतना प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाता है। वो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है बुढ़ापे में दिक्कत करने लगती हैं। सुनना कम सुनाई देना, मतलब, और कम दिखाई देना, है ना, चीज़ें कम याद होना, मतलब याददाश्त चली जाती है। काफ़ी लोग आप देख सब समझते हैं, ये नॉर्मल टॉपिक है, नॉर्मल चीज़ें हैं इसमें। और इसका प्रतिशत कितना है? 58%। इसको भी आप इसमें ऐड करते हुए लिख देंगे, 58%, 58% है ना। टिवारथा महोदय के अनुसार, अब देखिए यहाँ पे एक विद्वान का जिक्र भी हमने कर दिया है। टिवारथा महोदय के अनुसार इस वर्ग की जनसंख्या जैविक दृष्टिकोण से सर्वाधिक प्रजननशील। अब ये आपकी किताब का फैक्ट है तो इसको आप ध्यान करेंगे। जैविक दृष्टिकोण से सर्वाधिक प्रजननशील, जैविक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो सर्वाधिक प्रजननशील मतलब क्या हुआ? प्रजननशील क्षमता सर्वाधिक किस में होती है? युवा वर्ग में होती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो सर्वाधिक क्रियाशील व उत्पादक, आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक क्रियाशील भी युवा वर्ग ही होता है, और उत्पादक भी, वस्तुओं का निर्माण करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? युवा वर्ग का। तथा जनांकीय दृष्टिकोण से सर्वाधिक गतिशील होती है। जनांकीय दृष्टिकोण से, जनांकीय मतलब जनसंख्या चक्कर के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक गतिशील किस में होती है? गतिशील कौन सा वर्ग होता है? युवा वर्ग होता है। मतलब युवा वर्ग आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल, सबसे ज़्यादा संघर्ष करने की जो क्षमता होती है वो युवा वर्ग में होती है। प्रौढ़ वर्ग के द्वारा किसी भी देश का आर्थिक विकास ज्ञात किया जा सकता है। मतलब हम प्रौढ़ को युवा कह रहे हैं, चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं कि अब एक जवान जो आदमी है, जवान के रूप में आप ले लीजिए इसको, है ना। प्रौढ़ किसको कह रहे हैं? हम जवान को कह रहे हैं, ठीक है ना। जो तो मतलब जिसकी आयु कितनी है, कितनी है इसकी आयु? देखिए ऊपर हमने बात की ना यहाँ पे 15 से 64, ये इसको हम कह रहे हैं 15 से 64 वर्ष का जो है वो प्रौढ़ वर्ग है। तो ये डेफिनेशन जो है टिवारथा महोदय की आप ध्यान कर लेंगे। जैविक दृष्टिकोण से सर्वाधिक प्रजननशील होते हैं ये लोग, और आर्थिक दृष्टिकोण से क्रियाशील और उत्पादक होते हैं, और जनांकीय दृष्टिकोण से सर्वाधिक गतिशील होते हैं। ये डेफिनेशन है टिवारथा महोदय की। किसके संदर्भ में कह रहे हैं? ये प्रौढ़ वर्ग के संदर्भ में कह रहे हैं। अब देखिए सबसे लास्ट में जो है वृद्ध आयु वर्ग। वृद्ध आयु वर्ग जो है, आपसे आयु संरचना की कोई बात करता है तो 3 आयु वर्ग हो गए ना। युवा आयु वर्ग हो गया जिसको हम बाल वर्ग भी कह रहे हैं, है ना। दूसरा प्रौढ़ वर्ग हो गया जिसको हम वयस्क वर्ग भी कह रहे हैं। तीसरा आपका जो है वृद्ध वर्ग हो गया जिसको हम सभ्य वर्ग भी कह रहे हैं। और वृद्ध आयु वर्ग देखिए, इस आयु वर्ग के अंतर्गत विकसित इस आयु वर्ग के अंतर्गत विकसित व जनांकीय अवस्थाओं को जिन देशों ने पूरा कर लिया है उन देशों को शामिल किया जाता है।
जिन देशों में इस वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत उच्च स्तर का होता है, यहाँ पे निम्न को काट देना, उच्च स्तर का होता है, उन देशों का आर्थिक विकास निम्नतम होता है। इस नीचे वाली लाइन को काट देना। हम जानते हैं कि उच्च स्तर का मतलब जनसंख्या का प्रतिशत, जब किसी देश में वर्ग जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होगा तो हम जानते हैं कि आर्थिक विकास का शोषण हो गया ना वहाँ पे, क्योंकि युवा जनसंख्या है ही नहीं, तो आर्थिक विकास कैसा होगा, निम्नतम स्तर का होगा। तो यहाँ पे ये बाई मिस्टेक गलती से यहाँ पे ये लिखा गया था, तो यहाँ पे इस जगह तो आप ये उच्च सही है, उच्च रहने देना, और नीचे जो आर्थिक विकास कैसा होगा, निम्नतम होगा। जब वर्ग जनसंख्या अधिक होगी तो आर्थिक विकास निम्न ही तो होगा, तो यहाँ पे ये निम्नतम रहने देना और यहाँ पे उच्च रहने देना, ठीक है ना। और इसका प्रतिशत कितना है, 6.8%, 6.8%। तो तीनों का प्रतिशत आपके सामने आ गया। वर्ग आयु वर्ग का कितना हो गया, 6.8%, जबकि जो आपका युवा वर्ग है उसका 35.2% है ना, और जो आपका प्रौढ़ वर्ग जो है उसका 58% है। तो इन तीनों से आप व्हील डायग्राम भी तो बना सकते हो ना, इनका प्रतिशत, भाई ये सबसे कम है तो ये सबसे कम दिखाएंगे, सबसे ज़्यादा 58 है तो हम उसको 58 दिखाएंगे, और सबसे जो है आपका 35.2 है तो 35.2 दिखा देंगे, और व्हील डायग्राम बन जाएगा। इस डायग्राम की जगह आप वो डायग्राम भी बना सकते हैं, इस डायग्राम की जगह आप वो डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे की बात करेंगे हम कल, ठीक है ना। बहुत बड़ा वीडियो बन गया है, 10 मिनट ज़्यादा हो गए इसमें, तो आप बिल्कुल इसी प्रकार से प्रॉपर वे में पढ़ते रहिए। 21 तारीख को हो सकता है कि आपकी स्कूलें यथासंभव बिल्कुल खुल जानी चाहिए, और खुल जाएंगे ना, और कोई दिक्कत नहीं है। तब तक हम लगभग 3 लेसन और पढ़ लेंगे। इस लेसन के शायद 2 या 3 वीडियो आएंगे, इसके लास्ट 4 या 5 वीडियो हो सकते हैं, 4 वीडियो होंगे लगभग। इस लेसन के 4 वीडियो होंगे, एक वीडियो तो आज हो गया, इसके बाद में 3 वीडियो और आएंगे। छोटा लेसन है, इसी प्रकार का आपका जो 5वां लेसन है वो भी छोटा ही है ना, और 13 और 14 वो भी हम यथासंभव स्कूल खुलने से पहले पढ़ लेंगे। तो हमारा जो है 21 लेसन हो जाएंगे, स्कूल खुलने से पहले तक 21 लेसन हो जाएंगे। फिर 16, 17, 18, 19 जो है वो हमारा पेंडिंग रहेगा, तो उनको भी हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं, ठीक है ना, अगले वीडियो में।